चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। टोंक के देवरी गांव में चारागाह जमीन से घड़ा मिलने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां जयपुर से एएसआई की टीम यानी पुरातत्व विभाग की टीम ने घड़े की जांच की है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घड़े में मिट्टी पाई गई है। हालांकि इस मामले में एएसआई की टीम की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और जिला प्रशासन की तरफ से जल्द इस मामले में और जानकारी आ सकती है। एएसआई की 2 सदस्यीय टीम सब ट्रेजरी निवाई पहुंची और निवाई जमीन में मिले डीग की जांच शुरू की है। जयपुर से आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची है और उसके सुपरिटेंडेंट नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई है। तो पुरातत्व विभाग की टीम ने इस घड़े की जांच की है जो टोंक के देवरी गांव में चारागाह जमीन पर मिला था और बताया जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि इस घड़े में मिट्टी पाई गई है। हालांकि अभी तक कोई इंफॉर्मेशन जो है वो पुरातत्व विभाग एएसआई की तरफ से साझा नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि इस घड़े के अंदर मिट्टी पाई गई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा ये सूचित किया गया था माननीय जिला कलेक्टर महोदय कार्यालय द्वारा। तो पुरातत्व संग्रहालय विभाग के निदेशक महोदय द्वारा समिति बनाई गई। मैं और हमारे साथी प्रिंस जी आए हैं। हम लोगों ने भी देखा है, प्रशासन साथ चेक कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को देंगे। पहले जांच का विषय है कि इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि क्यों उस पर्टिकुलर किस जगह पे अलग अलग रूमर्स हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, प्रशासन से ही बात करेंगे, जो लोग मौके पे थे उनसे ही बात करेंगे कि उसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि कोई न तो सरकारी कार्य चल रहा था और न ही कोई निजी कोई खुदाई के किसी मकान की नींव की खुदाई चल रही थी। तो ये क्या कारण रहे, क्या सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए, इस पे भी बात करके देखेंगे। इस प्रकार पूरी हर चीज पारदर्शिता से और बिल्कुल पूर्ण डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और कलेक्टर साहब इस संबंध में ये जो निवाई तहसील के शीदड़ा ग्राम में जो कि खुदाई में एक जो पात्र मिला था, उस पात्र को यहाँ कोषागार में रखवाया गया था। कोषागार में सील को आज एएसआई की जो टीम आई थी उसके समक्ष खोला गया। खोलने के पश्चात में जो भी एएसआई द्वारा विधिवत प्रक्रियाएं की जाती है वो की गई है और उसकी आगे जांच की जाएगी जो भी उसमें मिला है। और जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद ही ये कहा जाएगा कि इसमें किस प्रकार का क्या है, जो बाकी चीजें हैं इस संबंध में एएसआई द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। देवरी में जो रहस्यमय पात्र मिला था, डेग मिली थी, उसकी जांच को लेकर जो है एएसआई की टीम एसडीएम डीएसपी के साथ ही जो है सुपरिटेंडेंट नीरज त्रिपाठी यहाँ पहुँचे हैं। इस खड्डे को जो है देखा है, तो आप देख सकते हैं कि इस खड्डे को जो है खोदा गया था और यहाँ जो है ये देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ फूल वूल जो है उसकी पत्तियाँ के निशान अभी मौजूद हैं। यहाँ लाकर शायद किसी ने संभवतः जो है इस गड्ढे के अंदर से जो है उस पात्र को निकाला गया था, जिसे डेग, जिसे खजाना कहा गया था। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एएसआई की टीम जो है यहाँ पहुँची और उन्होंने जो है इस पूरे मामले की जो है जांच कर ली है। अब ये टीम जो है जिला कलेक्टर को अपनी जांच रिपोर्ट भेजेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं और इस जगह को किसने चुना और क्या कारण रहा और क्या खुदाई में मिला, इस पर से तो रहस्य उठना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर एएसआई की टीम ने कहा है कि हम अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर टोंक को पहुँचेंगे। लेकिन संभावना यही है कि जो हमें मिला है सूत्रों के अनुसार, जो जवाब मिला है, जो जानकारी मिली है, उस डेग यानी कि उस बड़े पात्र में जो है मिट्टी निकली है और उसके बाद में अगला रहस्य जो है टोंक जिला कलेक्टर उठाएगी। लेकिन कुल मिलाकर देवरी गांव के अंदर जो देख सकते हैं कि जिस तरह का जो है दूर तक का दृश्य था और इस खड्डे को खोदने के बाद जो पात्र मिला था उसकी जांच करने एएसआई की टीम पहुंची। कैमरामैन रोहित के साथ रवीश टेलर, एनडीटीवी, देवरी गांव, टोंक। रवीश टेलर टोंक से हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। रवीश, टोंक पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ था एक घड़े को लेकर। काफी भीड़ देखी गई जब एक घड़ा निकाला गया। अब यहां पर पुरातत्व विभाग की टीम पहुंचती है, जांच करती है। अब सूत्र क्या कह रहे हैं, क्या है इस घड़े के अंदर?
जी अनिल, एनडीटीवी जो है अब इस मामले का पूरा खुलासा कर देती है कि ये मामला कहीं ना कहीं जो है हो सकता है ठगी का मामला हो, और कुछ ही देर में जो है तो पुलिस एक बड़ा खुलासा कर दे कि ठगी यानी कि सोना होने की ईंटें बताकर नकली जो पीतल या धातु की वस्तुओं पर सोने की परत चढ़ाकर ठगी करने वाला कोई गिरोह इसमें सामने आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर एएसआई की जो टीम पहुंची थी उसने साफ तौर पर संकेत दिए, हालांकि अपनी बात नहीं कही है, लेकिन हमने देखा है, हमने चलाई खबर कि मिट्टी जो है भरते हुए नजर आए हैं, यानी कि मिट्टी जो है उस देग में से निकलती हुई हमने देखी है। वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि कहीं ये कोई बड़े ठगों का बड़ा खेल तो नहीं है, इसको लेकर खुलासा हो सकता है। एएसआई की टीम का इशारा जो है साफ तौर पर हमें देखने को मिला है कि वो रिपोर्ट अपनी कलेक्टर को देंगे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। एएसआई की टीम पहले जो है उस देग को देखने पहुंची थी, उसके बाद में घटनास्थल पहुंची, वहां उस खड्डे को देखा, हमने भी देखा, हमने वहां से भी रिपोर्टिंग करी, और अब हम ये बता रहे हैं, एनडीटीवी ये साफ सबसे पहले बता रहा है इस चीज को कि हो सकता है इसमें ठगी का कोई बड़े नेटवर्क का खेल जो है कुछ ही देर में टॉप पुलिस उसका खुलासा कर दे। और यहाँ जो स्पेशल टीमें लगातार काम कर रही है वो भी जो है इस चीज में लगी हुई थी, तो देखने वाली बात होगी कि अगला खुलासा क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये सारा खेल जो है किसी महाठग का रचा हुआ एक षड्यंत्र नजर आ रहा है, और खजाने जैसी कोई चीज वहां पर हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि अंतिम खुलासा, अंतिम बात जो, क्योंकि एएसआई अपनी टीम इनकी जो रिपोर्ट है वो जिला कलेक्टर टोंक को देगी, जिला कलेक्टर ही इसमें बोलेगी, लेकिन पुलिस जो है खुद जो है पिछले 48 घंटे से लगातार सक्रिय थी। तो उस सूरत में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस घटनाक्रम को देखते हुए देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह का खुलासा करती है, क्या कोई ठग पकड़े जाते हैं। लेकिन इतना तो है कि इशारों इशारों में हमें अधिकारियों ने, हमारे सूत्रों ने बता दिया है कि खजाने जैसी कोई भी बात वहां पर नहीं थी, वो महज एक षड्यंत्र जो था उसकी कहीं न कहीं उसमें पुलिस की जांच में अब तक आती हुई नजर आई है। तो एनडीटीवी पर ये एक्सक्लूसिव आपको जानकारी हम दे रहे हैं, जो सूत्र कह रहे हैं ये घड़े में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, खजाने जैसी कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी सामने आएगी, कलेक्टर की तरफ से रखी जाएगी। रविश, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जरा ये बता दीजिए कि ये घड़ा कितना दिन पहले, कितना पुराना है और ये कैसे मिला, थोड़ा सा एक जानकारी। देखिए क्योंकि तो कुछ चीजों का खुलासा जो है पुलिस अधिकारी करे तो अच्छा होगा, लेकिन हमारे जो सूत्र है, जब हम इस खबर को कवरेज कर रहे थे तो हमें देखने में ये आया कि कहीं न कहीं जो है वहां जो आसपास जो एरिया था, एक गड्ढा था, गड्ढे में एक गड्ढा खोदकर जो है किसी ने उस गड्ढे को रखा। और सबसे बड़ी बात यही है कि वो हो सकता है 2-4 दिन पहले या 1-2 दिन पहले ही रखा गया हो, दिखावे के नाम पर वहां पर जो है फूल की पत्तियां रखी बिखेरी गई, जैसे कहते हैं कि जो सूंगा पाकिस्तानी भाषा में कहते हैं, कोई तंत्र मंत्र से जुड़ा मामला तो नहीं है? तंत्र मंत्र से भी आगे की घटनाएं हो सकती है, तंत्र मंत्र का पहला पार्ट हो सकता है, लेकिन बड़ा पार्ट जो है किसी ठग की जो है करतूत यानी ठगी की तरफ इशारा है, और इसका खुलासा भी थोड़ी देर में हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविश इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रीगंगानगर से आपको खबर बताते हैं, जहां किसानों का गुस्सा फूट गया है। नहरबंदी को लेकर यहां तारीख नहीं बताई गई, जिसके बाद ये ग्रामीण आक्रोशित हैं, किसान आक्रोशित हैं। अगर नहर बंद हुई तो रबी की फसल चौपट हो जाएगी, किसानों का कहना है। सिंचाई का पानी कब मिलेगा अब तक ये तय नहीं है। प्रशासन पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। नहरबंदी की जानकारी न मिलने पर यह आक्रोशित हैं सभी किसान। 12 जनवरी को बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। गंग नहर को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों ने कहा है कि पिछले 4 महीनों से प्रशासन लगातार गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से किसान 2 बातों का जवाब चाहते हैं। पहला ये कि नहरबंदी कब ली जाएगी, और दूसरा कि ये पानी कैसे मिलेगा। तो यहां पर किसान आक्रोशित हैं और प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। जो नहरबंदी को लेकर तारीख नहीं बताई गई है उसको लेकर ये बवाल है, और इनका कहना है कि अगर नहर का पानी रुकता है तो रबी की फसल को नुकसान होगा, चौपट हो जाएगी। कुलदीप गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीगंगानगर से। कुलदीप, श्रीगंगानगर में किसानों में नाराजगी देखने को मिली है नहरबंदी को लेकर, और साथ ही यहां पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया गया है, और बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां पर 12 जनवरी को दी गई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए, फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण होना है, उसकी मरम्मत होनी है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने लगभग 258 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है। इसके लिए जनवरी के अंदर नहरबंदी प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से नहरबंदी की एग्जैक्ट जो दिनांक है वो नहीं दी गई है। किसानों का ये कहना है कि इस समय जो गेहूं है, सरसों है, जौ की फसलें हैं, वो पकाव के ऊपर हैं, और अगर इन फसलों को पानी नहीं मिला तो उनकी फसलें चौपट हो जाएंगी। लिहाजा नहरबंदी की तारीख है वो बताई जाए और नहरबंदी के दौरान जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो की जाए। किसानों का कहना है कि ना तो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, ना ही उन्हें नहरबंदी की तारीख बताई जा रही है। ऐसे में आज जितने भी किसान संगठन है जिले के, वो सब एकत्रित हुए और एक बैठक का आयोजन किया। अब किसानों ने 12 जनवरी को जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। भरतपुर से आपको अगली खबर बताते हैं। यहां ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को लेकर विरोध देखने को मिला है। आंखों पर काली पट्टी बांधकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया है। हंतरा ग्राम पंचायत से हटाकर अरादा में जोड़ने का विरोध किया जा रहा है। नगला बंजारा गांव के लोगों ने यह विरोध किया है। नगला बंजारा को हंतरा में ही रखने की मांग की गई है। तो भरतपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को लेकर विरोध देखने को मिला है। ये तस्वीरें देखिए, आंखों पर काली पट्टी बांधकर और अर्धनग्न होकर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। अंतरा ग्राम पंचायत से हटाकर अरादा में जोड़ने का ये विरोध कर रहे हैं। नगला बंजारा गांव के लोगों ने ये विरोध किया है और नगला बंजारा को हंतरा में ही रखने की मांग यहां पर की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बाड़मेर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए बदलाव को असंवैधानिक और जन भावनाओं के खिलाफ बताया है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इस गलत निर्णय का जनता आने वाले समय में करारा जवाब देगी। देश की किसी राज्य सरकार को अधिकार नहीं था अपने राजस्व इकाई में बदलाव करने का। गैर संवैधानिक, गैर कानूनन ढंग से राजस्थान सरकार ने सिर्फ इकलौते बाड़मेर जिले के अंदर बायतू को 2 टुकड़े में करने का जो फैसला लिया गया, और उसी दिन दोरीमीना और गुड़ामालानी तहसील को 2 टुकड़े कर जातीय आधार के ऊपर यह फैसला लिया गया, वो कतई स्वीकार्य है, निंदनीय है। और हम लोग थार के अंदर इस तरह के किसी भी फैसले को ताहीद करने की हमारी परंपरा नहीं रही है। पूरी मजबूती से इस फैसले के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। नागौर के मेड़ता से आपको खबर बताते हैं, जहां अनिश्चितकालीन धरने में किसानों की महापंचायत बदल गई। किसान महापंचायत अब अनिश्चितकालीन धरने में परिवर्तित हो गई है। किसान नेताओं का कहना था कि स्थानीय प्रशासन से वार्ता सफल नहीं हुई। अब 8 तारीख को या 10 तारीख को सभी किसान ट्रैक्टरों से जयपुर कूच करेंगे। वहीं प्रदेश सरकार से सीधी बात करने की यहां पर बात कही गई है। धारा 163 के चलते आज धरने को लेकर प्रशासन से अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नागौर से, जहां मेड़ता में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, महापंचायत चल रही थी, अब वो अनिश्चितकालीन धरने में बदल गई है। किसान महापंचायत को अब अनिश्चितकालीन धरने में बदल दिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि स्थानीय प्रशासन से जो हमारी बातचीत थी वो सफल नहीं हुई। अब 8 तारीख को या फिर 10 तारीख को सभी किसान ट्रैक्टरों से जयपुर कूच करेंगे और सरकार से अब सीधे बात की जाएगी, ये किसान नेताओं का कहना है। लोकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ नागौर से जुड़ गए हैं। लोकेश, अब किसान सीधे सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। जो बातचीत वार्ता प्रशासन से हुई थी सफल नहीं हो पाई। अब महापंचायत को इन्होंने अनिश्चितकालीन धरने में बदल दिया है और ये जयपुर कूच करने की बात की जा रही है यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से। क्या कुछ जानकारी आपके पास इसको लेकर?
जी, कहना चाहूंगा कि जो ये पूरी जानकारी आई, यहाँ पे जो महापंचायत थी, अब अनिश्चितकालीन धरने की बात कही गई है, क्योंकि जो वार्ता है प्रशासन से सफल नहीं हुई है। इनका ये कहना है कि अब 8 तारीख को यहाँ से ट्रैक्टरों पे सवार होकर जो यहाँ के किसान नेता और जो किसान हैं वो जयपुर कूच करेंगे और वहाँ से जो प्रदेश मुख्यमंत्री श्री वजुंधरा शर्मा है उनसे सीधी ही वार्ता करने की बात इनके द्वारा कही जा रही है। और अब जो है यहाँ पर परमिशन के लिए आवेदन इन्होंने दिया है ताकि इनको धरने की परमिशन मिल पाए। जी, और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है? क्योंकि अगर जयपुर कूच करने की तैयारी है तो यहां प्रशासन को भी कमर कसनी होगी, क्योंकि 8 और 10 तारीख बहुत दूर नहीं है। जी बिल्कुल, प्रशासन का जो एसडीएम मेड़ता है उनसे जो बात हुई, उनका ये कहना था कि इनके द्वारा आवेदन किया गया है परमिशन के लिए, और वहीं जो बात की जाए जयपुर जो ये कूच करने की बात कही जा रही है, अभी जो इनसे वार्ता लगातार जारी रहनी है और जैसा भी माहौल और जो हालात रहेंगे उसके आधार पर जो है नागौर प्रशासन इस पूरे कार्य को देखते हुए जो भी आगे की कार्रवाई करनी है उसको क्रियान्वित कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर से आपको खबर बताते हैं। यहां रावला में आयोजित कीर्तन में शामिल हुए विदेशी बॉर्डर इलाके में फॉरेनर्स को इजाजत नहीं होती, लेकिन यहां पर अब रावला में जो कीर्तन चल रहे थे वहां विदेशी शामिल हुए हैं और बॉर्डर इलाके में आपको बता दें कि फॉरेनर्स को इजाजत नहीं है इस तरह के आयोजन में सम्मिलित होने की। लेकिन अब यहां से मामला सामने आया। पुलिस दोनों युवक युवतियों से पूछताछ कर रही है। सीआईडी की टीम ने दोनों को पुलिस के हवाले किया। अलवर के कोठी नारायणपुर में नरेश मीणा का भव्य स्वागत किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पूरे गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जहां नरेश मीणा ने मीणा समाज के महानायक कैप्टन छोटन लाल मीणा को सम्मान देने का मुद्दा उठाया। नरेश मीणा ने कहा कि इतने बड़े सामाजिक योगदान के बावजूद आज तक कैप्टन छोटन लाल मीणा जी को वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने मांग की कि कैप्टन छोटन लाल मीणा का भव्य स्मारक कोठी नारायणपुर में बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष, त्याग और सामाजिक चेतना से प्रेरणा ले सकें। तो मीणा समाज यहां पर मांग कर रहा है और जो कैप्टन हैं उनको सम्मान देने की बात यहां पर की जा रही है। अलवर के कोठी नारायणपुर में नरेश मीणा का स्वागत किया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पूरे गांव में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। तो नरेश मीणा ने मीणा समाज के महान नायक कैप्टन छोटन लाल मीणा को सम्मान देने का मुद्दा यहां पर उठाया और कहा कि इतने बड़े सामाजिक योगदान के बावजूद आज तक कैप्टन छोटन लाल मीणा को सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने मांग की है कि कैप्टन छोटन लाल मीणा का भव्य स्मारक कोठी नारायणपुर में बनाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष, त्याग और सामाजिक चेतना से प्रेरणा ले सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नरेश मीणा जब वहां पहुंचते हैं तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाता है। कंधों पर उठाकर यहाँ पर लोग उनका स्वागत करते हैं और नरेश मीणा ने मीणा समाज के जो कैप्टन हैं छोटन लाल मीणा उनको सम्मान देने की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि उनका स्मारक बनाया जाए और उनको अनदेखा किया गया, उस पर नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि सम्मान उनको मिलता है, स्मारक बनता है तो जो आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष, त्याग और सामाजिक चेतना से प्रेरणा ले सकेंगी। बीजेपी नेता अमित मालवीया ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस से बड़ी कोई धोखेबाज पार्टी नहीं हो सकती। मालवीया ने कहा कि राजस्थान के करदाताओं के पैसे का खुला दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के 3 सांसद संजना जाटव, राहुल कसवा और ब्रिजेंद्र ओला ने एमपी फंड को हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की है। मालवीया ने कहा कि ये सब पिछले 3-4 महीनों में हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये विकास नहीं, ये वंशवाद है और जनता के पैसे की खुली लूट है। राजस्थान के लोगों का पैसा सुरजेवाला जूनियर को हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कैथल से सुरजेवाला के बेटे सांसद हैं और वहां पर ये राजस्थान की जो 3 संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर आरोप लगाया गया है कि यहां का पैसा जो है हरियाणा के कैथल में खर्च करने की बात है। सभा में नियम है कि पर्टिकुलर एक हिस्सा देश के किसी भी हिस्से के अंदर वो खर्च कर सकते हैं, तो ऐसा तो कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। तो धोरों की तार में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।